देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में दो नोब तो ये आ गई और एक नोब ये, तीन नोब है। इस दोनों नोब पे आप लगाओगे तो ये फिक्स बन जाएगा। ठीक है, फिक्स क्यों? ये टोटल रेजिस्टेंस दिखाएगा। इस टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 182 ओम। ठीक है, अब देखो एक तो लगाना है आपको इस पिन में जो ऊपर लगी होती है और एक लगाना है इसमें। ठीक है, अब इसको आगे की तरफ करोगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या करेगा? बढ़ेगा। पीछे की तरफ करोगे तो घटेगा। मान लो यहां से आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो, आगे की तरफ सरका रहे हो, यहां से सप्लाई दी, इसको 0 पे कर दिया यहां से। ये सप्लाई क्या करेगी? इस चालक के माध्यम से इस रोड में आ जाएगी, रोड के माध्यम से इसमें कोई किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं जुड़ेगा। क्यों? ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले जो प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें से 3 प्रैक्टिकल आज आपको करवाने वाले हैं। पहला प्रैक्टिकल रहेगा आपका ओम के नियम का सत्यापन। क्या है? ओम के नियम का सत्यापन। दूसरा रहेगा आपका केवीएल। तीसरा रहेगा केसीएल। केवीएल का मतलब क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और केसीएल का किरचॉफ करंट लॉ। तो 3 नियम है, उनका सत्यापन आपको करना है। पहला तो क्या है? ओम के नियम का सत्यापन। पहले तो ये पता होना चाहिए ओम क्या है। क्या है ओम? ओम एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम था जिसका पूरा नाम है जीएस ओम। क्या है? जीएस ओम। जीएस का मतलब क्या होता है? जॉर्ज साइमन ओम। कहां का था ये वैज्ञानिक? जर्मन का। और इस वैज्ञानिक द्वारा एक नियम बनाया गया था जिसका नाम क्या रख दिया गया? ओम का नियम। ओम का नियम क्या सत्यापित करना चाहता है? ओम का नियम वैद्युतिक परिपथ जो होता है उसमें V, I और R, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसमें इनके बीच में क्या संबंध? ठीक है, V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में, किसी भी बंद डीसी परिपथ में अब ये बंद परिपथ, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? भाई बंद का नाम लिया गया है तो बंद कोई विशेष है तभी तो लिया गया है इसके अंदर। परिपथ पहला होता है बंद परिपथ, दूसरा होता है खुला परिपथ और तीसरा होता है शॉर्ट परिपथ और चौथा परिपथ होता है लीकेज। ये कितने प्रकार के परिपथ हो गए? 4 प्रकार के। बंद परिपथ कौन सा परिपथ होता है? जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे बंद परिपथ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सप्लाई स्रोत लेना पड़ेगा, फेज और न्यूट्रल। उसके बाद में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाना है। उसके बाद में आपको परिपथ में लोड लगाना है। सुरक्षा युक्ति के रूप में आप फ्यूज भी लगा सकते हैं। अब ये परिपथ, ये स्विच ओपन है तो कौन सा परिपथ हो जाएगा?
खुला परिपथ, ये परिपथ क्लोज है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये हो गया बंद। अगर लोड से पहले फेज और न्यूट्रल आपस में टच हो जाते तो कौन सा परिपथ हो जाएगा? शॉर्ट परिपथ। अगर कोई भी फेज या न्यूट्रल किसी अर्थिंग वायर से या कोई भी धात्विक बॉडी से टच हो जाता है तो उसमें कुछ विद्युत के अंश लीकेज होने लग जाते हैं, ऐसा परिपथ कौन सा होगा? लीकेज परिपथ। 4 प्रकार के परिपथ हैं। बात करेंगे अपने बंद परिपथ में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक आ गया कि डीसी परिपथ क्यों लिया गया? परिपथ में ये भी 2 प्रकार के सप्लाई, एसी और डीसी। जिस परिपथ के अंदर एसी दोगे तो एसी परिपथ हो जाएगा, जिसमें डीसी सप्लाई दोगे तो डीसी हो जाएगा। डीसी क्यों नाम लिया गया? क्योंकि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, आपका मान जो आपका रहेगा आप सत्यापन करोगे तो उसमें मान एक्यूरेट आ जाएगा। जबकि एसी के अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मान घटता बढ़ता है तो आपका मान भी थोड़ा बहुत चेंज होगा उसमें। तो इसीलिए इसका सत्यापन दोनों पे कर सकते हैं, एसी और डीसी। लेकिन डीसी के अंदर आपका सत्यापन सही तरीके से हो जाए तभी क्या किया है, डीसी परिपथ में जुड़े प्रतिरोध, जुड़े प्रतिरोध के सिरों पर क्या है, सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इस परिपथ की भौतिक परिस्थितियां, ताप, दाब ये होना चाहिए समान, क्योंकि हमेशा चालक का तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, जबकि अर्धचालक गर्म होता है तो उसमें चालकता बढ़ती है। ठीक है, चालक और अर्धचालक क्या है, चालक और अर्धचालक। चालक को आप गर्म करोगे तो चालक क्षमता उसकी घट जाएगी, जबकि अर्धचालक को गर्म करोगे तो उसकी चालकता बढ़ेगी। ठीक है, ये इसमें तापमान बढ़ना नहीं चाहिए। नियम समझो पहले, किसी बंद डीसी परिपथ में जुड़े प्रतिरोध, एक बंद परिपथ बना देता हूं मैं, ये आपका परिपथ है बंद परिपथ, ये प्रतिरोध जोड़ दिया इसके अंदर R, और यहां आप दे रहे हो डीसी सप्लाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जुड़ा है प्रतिरोध, इसके सिरों पर आप वोल्टमीटर लगाना, इसके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो इस परिपथ में जो करंट बहेगी, एमीटर लगाओ, करंट बहेगी उसके क्या रहेगा, समानुपाती। विभवांतर का प्रतीक V समानुपाती I होता है, V समानुपाती I। इसके अंदर अगर विभवांतर की बात करें, इसमें एक सही से देखा जाए तो एक प्रकार का विभवांतर नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, कोई भी अपन रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इस रेजिस्टेंस के सिरों पर इसका वोल्टेज ड्रॉप बताएगा कि कितना ड्रॉप कर रहा है। हमेशा वोल्टेज ड्रॉप अपन स्रोत विद्युत वाहक बल दे रहे हैं उससे कम होता है, चाहे आओ वो 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये विभवांतर की जगह आपको क्या समझना है, वोल्टेज ड्रॉप। यह वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती होगा, क्या होगा, करंट। और एक बात और इसमें लिख दी, और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है,
आर के। तो आई होती है ये विद्युत कर्मानुपाती होगी आर की। इतना ही ये ओम का नियम, बस ये सत्यापन करना आप। ठीक है, ओम का नियम कह दिया कि इसके अंदर प्रवाहित होने वाली सर्किट के अंदर धारा रहेगी वो इस वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती है और प्रतिरोध के विद्युत कर्मानुपाती। अब इसमें ये तो समानुपाती होगी। अब इसमें मान लो आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और जोड़ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसमें ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसमें 5 वोल्ट मान लो कि वोल्टेज ड्रॉप है, इसमें आ गई 0.5 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के मान को अपन बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। भाई धारा से उल्टा बता रहे, प्रतिरोध से उल्टी धारा होगी। तो रेजिस्टेंस का मान अपन बढ़ाएंगे तो धारा का मान, आई का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इस वोल्टेज ड्रॉप का मान भी क्या होगा, कम होगा। अगर इस रेजिस्टेंस के मान को अपन कम करेंगे तो धारा का मान भी अधिक होगा, तो इस वोल्टेज ड्रॉप का मान भी अधिक होगा। भाई प्रतिरोध का मान बढ़ाया, धारा का मान कम, धारा का मान कम तो विभवांतर का मान भी कम, इस वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम होगा। आई क्या बात समझ में? ये सत्यापन करना है आपको। इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, उस सर्किट डायग्राम के अनुसार आप वोल्टमीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस जोड़ने आप। दो वायर लेना, उसके अंदर एक तो लगा दो एमीटर, ठीक है, एक लगा दो यहां आप वोल्टमीटर। पहले लगा दो कितना वोल्टेज आप दे रहे हो। आप बैटरी से इसका सत्यापन कर रहे हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाओ, 12 वोल्टेज। ठीक है, फिर आपको लगाना है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद में लगाना है आपको एक फिक्स रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 2। ये R1 हो गया, इसका मान तो बस चेंज करना, मान को चेंज करना है। ये R2 हो गया। एक फिक्स रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको लगाना है वोल्ट। अब सर्किट के अंदर आप 12 वोल्ट सप्लाई, डीसी सप्लाई देनी है। आप डीसी सप्लाई दोगे तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप करेगा परिपथ। अब इसमें तो ये रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, इसका वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस जितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो ही ये दर्शाएगा वोल्टमीटर। ये दिखा रहा है अपन जितना दे रहे हैं वो, और ये दिखाएगा कितना ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के मान को कम ज्यादा करना आपको। कम ज्यादा करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप में भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो इस करंट के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है तो ये करंट भी कम होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है तो ये करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस के मान को कम और ज्यादा करेंगे। रेजिस्टेंस के मान को ज्यादा करेंगे तो करंट का मान कम होगा, और रेजिस्टेंस के मान कम करेंगे तो करंट का मान अधिक होगा। ये कम और अधिक, ये तो रेजिस्टेंस के विद्युत कर्मानुपाती होती है आई, ये आई होगी। और ये बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ड्रॉप घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो ये V के समानुपाती क्या होगी, आई। तो ये परिपथ बनाओ, इसमें आपको लगाने एक तो वोल्टमीटर, एक एमीटर, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल और एक फिक्स रेजिस्टेंस। उतार लिया? हाँ। सही है, उतारो सर्किट उतारो। अगला नियम है आपका किरचॉफ वोल्टेज नियम। जिसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये कौन था, किरचॉफ भी एक वैज्ञानिक था। ये भी परिपथ के अंदर जो सप्लाई अपन देते हैं उसका कैलकुलेशन निकाल के आपको बता रहा है कि जो अपन कोई भी परिपथ है, नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल
बल का मान इस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विद्युत धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि किसी भी बंद परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का मान उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध और उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला भी ओम के नियम के अनुसार, अगर वीक को ज्ञात करना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आई इंटू। सही है क्या बात। अब एक कोई बंद डीसी परिपथ है, परिपथ ऐसी भी हो सकता है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होते। ये परिपथ है, इसमें रेजिस्टेंस जुड़े हुए। ठीक है, रेजिस्टेंस जोड़ने का क्रम कौन कौन सा होता है, सीरीज, समांतर और मिश्रित भी हो सकता है ना। तो या तो सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में जोड़ो। एक बार इस नियम के अनुसार अपन बात करते हैं कि एक ही रेजिस्टेंस जोड़ दी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जुड़ गया, इस रेजिस्टेंस का मान है मान लो कि 5 ओम। रेजिस्टेंस का मान कितना है, इस परिपथ में एमीटर लगाओ और इसमें मान लेते हैं कि 2 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही। ठीक है, तो इस परिपथ में कितनी वोल्टेज दी जा रही है, कितनी, 10। ये 5 इंटू 2 10 वोल्ट हो। ठीक है, दूसरी बात है कि आपके पास इसमें आप माप कर दे रहे हो वोल्ट मीटर से कि हमने 50 वोल्ट सप्लाई दे दी, इसमें रेजिस्टेंस का मान निकालना है। ठीक है, करंट ये तो मीटर तो लगाया हुआ है, ये तो करंट तो दर्शा देगा। अब इसमें मान लो कि 50 वोल्टेज आप सप्लाई दे रहे हो, 50 वोल्टेज दे दिया और रेजिस्टेंस 2 जोड़ दिए सीरीज क्रम, और दोनों का मान अलग अलग। ठीक है, ये भी है कि 50 वोल्टेज है, ये है आरोपित विद्युत वाहक बल। अब ड्रॉप विद्युत वाहक बल है, वो इसके सिरों पर लेना है आपको, कितना ये ड्रॉप कर रहा है। तो एक मीटर तो लगाओ R1 के पैरेलल में और दूसरा मीटर लगाओ R2 के पैरेलल में। ये वोल्ट मीटर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, दोनों रीडिंग देंगे, प्रतिरोध के मान के अनुसार ड्रॉप करेंगे। तो ये दोनों का योग V1 प्लस V2 का योग किसके बराबर होना चाहिए, इस ET के बराबर होना चाहिए। टोटल EMF के बराबर V प्लस V2 का योग होना चाहिए। ये क्या दर्शा रहा है, कौन सा नियम बता रहा है ये बात, KVL। अगर मान लो कि परिपथ में एक रेजिस्टेंस में पैरेलल में जोड़ देता हूं, पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंस आप जोड़ दोगे सब पर जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, और अगर पैरेलल में ये वोल्टेज ड्रॉप मान लो कि यहाँ 50 वोल्टेज दे रहे हैं तो ये 50 वोल्टेज ही दिखाए। आगे ना बात समझ में। तो ये दोनों क्रम हो गए, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ। अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ तो जिस रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ उसके पैरेलल में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इस ET के बराबर होना चाहिए। अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो दोनों वोल्टेज वोल्ट मीटर हैं, दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्किट उतार लो सीरीज और समांतर का, मैं अभी बना देता हूं, दोनों कॉमन ही बना लो, मिश्रित। अब देखो इसके अंदर 1-2 वोल्ट का अंतर आएगा, क्योंकि अपन जो चालक तार काम में ले रहे हैं, ये चालक है, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें ये लगाओ यहां एमीटर,
एक रजिस्टेंस, दो रजिस्टेंस तो लगा दो सीरीज में और एक लगा दो पैरेलल। ये सीरीज भी हो गया, समांतर हो गया, और ये दोनों को मिला देंगे तो मिश्रित क्रम हो। ठीक है, ये वोल्टमीटर लगाओ यहां, दूसरा ये लगाओ, और तीसरा इसके पैरेलल में 1 मीटर लगा दो। स्टार्टिंग में जितना दे रहे हो उसके योग के बराबर होना चाहिए, देख लें। ठीक है, तीसरा आपका नियम है किरचॉफ करंट नियम। किरचॉफ करंट नियम, जिसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में संगम की ओर जाने वाली धारा और संगम से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये समेशन I बराबर 0। ठीक है, कि कोई भी सर्किट होता है, उस सर्किट में एक जंक्शन पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं अपन संगम। मान लो कि आपके पास एक परिपथ है, यहां से अपन विद्युत सप्लाई दी। अब इस विद्युत सप्लाई को प्रवाहित होने के लिए रास्ते से, एक रास्ता भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी, ये वैद्युतिक परिपथ बना लिया। अब इस परिपथ से अपन 3-4 परिपथ डिवाइड कर देते हैं, एक परिपथ से 3 परिपथ डिवाइड कर दे। ये आपका जंक्शन पॉइंट हो गया। जैसे अपन कोई भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं, उससे अलग अलग परिपथ डिवाइड कर देते हैं, तो 1 मीटर तो लगता है अपना यहां A मीटर। ये दर्शाएगा इस संगम की ओर जाने वाली धारा को, इसको बोल देते हैं अपन I1। 1 मीटर लग गया। अब संगम से दूर 3 परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही, 1 मीटर यहां लगाओ, ये हो गया I2। 1 मीटर यहां लगा दो, ये हो गया I3, और 1 मीटर ये लगा दो, ये हो गया I4। ठीक है, एक साइड से धारा ही वो 3 जगह डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आने वाली धारा मान लेते हैं अपने 6 एम्पियर आ गई, और जाने वाली धारा ये जो 6 एम्पियर है ये ही डिवाइड होगी, किस पर निर्भर करेगी, रजिस्टेंस पर निर्भर करेगी। इसमें जो रजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें रजिस्टेंस ज्यादा है उसमें धारा कम, और जिसमें रजिस्टेंस कम है उसमें धारा अधिक। अब मान लो कि ये सेम ही मान के रजिस्टेंस है, सेम मान है, तो इसमें 2-2 एम्पियर करंट प्रवाहित हो। ठीक है, तो ये 6 एम्पियर आने वाली धारा थी, उसके बाद में 6 एम्पियर क्या है, जा रही 2 + 2 + 2, तो 6 - 6 क्या बच गया, जितनी आई उतनी ही गई। ऐसा तो है नहीं कि आप दे रहे हो 6 एम्पियर, जा रही है 5 एम्पियर, 1 एम्पियर का है क्या कोई सिस्टम? क्यों नहीं है?
क्यों नहीं? या 5 एम्पियर भी जा सकती है, ये 6 ही क्यों जा रही है? नहीं, इसमें लीकेज वाला फंडा ही नहीं है, लीकेज नहीं है, सर्किट सही है। हमेशा क्या होता है कि जितना भी परिपथ में लोड होता है वो ही करंट खींचता है। आगे बात समझ। आप मान लो पहले 1 HP की मोटर चला रहे हो, उसमें 2 एम्पियर करंट ले रही है, फिर उसमें HP क्षमता बढ़ा के 5 HP तो करंट क्षमता ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जो भी लोड अपन जोड़ते हैं वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार क्या करता है? करंट खींचता है। तो करंट खींचेगा तो कैपेसिटी के अनुसार तो ये भी बता देगा भाई ये तो तीनों जुड़ गए, तीनों मिलके करंट खींचेंगे, वो यहां से डिवाइड होगा संगम से कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, इतनी कितनी है, इसमें कितनी, और यहाँ टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है? जो सर्किट में जा रहा है ये टोटल करंट, और ये डिवाइडेशन होगा ऐसे। आ गई बात समझ में? तो आने वाली धारा और परिधि संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। शून्य इसीलिए होता है कि जितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ उतना ही सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो परिपथ होता है, जब तक पंखा नहीं चल रहा आपका तब तक परिपथ में करंट नहीं है। अगर कोई भी लोड लगाओगे तभी उसमें करंट प्रवाहित होगा। आ गई क्या बात समझ में? अब इसमें वोल्टेज ही आ रहा है, क्या आ रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज का क्या काम है? परिपथ में वोल्टेज का क्या काम है? प्रेशर देना। भाई परिपथ में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर प्रेशर देना। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब मान लो कि ये आपका बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है, ये आपका फिलामेंट लगा हुआ है। तो प्रत्येक उपकरण होता है उसमें अलग अलग धातु के क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से होते हुए गुजरेंगे तो ये इसका फिलामेंट चमकने लग जाता है, ठीक है? जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से और वापस रिवाइज हो जाता है, ठीक है? केवल ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ये बल लगाता केवल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, इसका यही काम। अगर इलेक्ट्रॉन, ये मान लो कि ये सर्किट यहां से टूट गया तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के लिए आगे रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो आपका उपकरण भी नहीं चलेगा। उपकरण आप चलाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए। आगे ना बात समझ में? तो ये सर्किट टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन यहीं रुक गया, इस करंट, इस परिपथ में करंट प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, ठीक है? इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब केसीएल नियम का सत्यापन आपको करना है तो कैसे करोगे? पहले बनाओ इसका सर्किट डायग्राम, उसके बाद में अपने इन तीनों प्रैक्टिकल को करेंगे। अब मान लो कि आपके पास एक फेज है और एक न्यूट्रल। अब देखो यहां अपनी सप्लाई आ गई, इसको बोल देंगे अपन जंक्शन पॉइंट। 1 मीटर यहां लगा देना, एम, ठीक है? यहां से आपको परिपथ डिवाइड करना है। ये रेजिस्टेंस लगा दिया एक, दूसरा ये रेजिस्टेंस लगा दो, 2 लगा दो परिपथ में, 3 लगा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ये लग, 3 रेजिस्टेंस लग गए। अब ये तो इसमें तो गया फेज। अब इसको न्यूट्रल देना आपको, इन तीनों को कॉमन करके और न्यूट्रल से कनेक्ट कर। क्या परिपथ पूरा हो गया क्या? ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये R3। इस परिपथ में करंट मापने के लिए एक एमीटर यहां लगा दो, इसमें, यहां और इसमें यहां, 3 मीटर लग गए। ये तो टोटल करंट दर्शा देगा यहाँ IT, और ये एमीटर I1, I2 और I। तो IT माइनस I1 प्लस I2 प्लस I, इनका योग क्या आना चाहिए? 0। आ गई बात समझ में? ये परिपथ बना KCL, और आप करेंगे इनका सत्यापन, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में 2 नोब तो ये आ गई और एक नोब ये, 3 नोब है। इस दोनों नोब पे आप लगाओगे तो ये फिक्स बन जाएगा, ठीक है? फिक्स क्यों?
ये टोटल रेजिस्टेंस दिखाएगा। इस टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 182 ओम। ठीक है। अब देखो, एक तो लगाना है आपको इस पिन में जो ऊपर लगी होती है, और एक लगाना है इसमें। ठीक है। अब इसको आगे की तरफ करोगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या करेगा? बढ़ेगा। पीछे की तरफ करोगे तो घटेगा। मान लो यहां से आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो, आगे की तरफ सरका रहे हो, यहां से सप्लाई दी, इसको 0 पे कर दिया यहां से। ये सप्लाई क्या करेगी? इस चालक के माध्यम से इस रोड में आ जाएगी, रोड के माध्यम से इसमें कोई किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा जुड़ा हुआ है इस रोड से। इसको मैं आगे की तरफ कर देता हूं तो ये करंट आएगा इसमें, रेजिस्टेंस से होता हुआ फिर यहां से इस रोड में सीधा होगा। तो इसमें कितना रेजिस्टेंस जुड़ा? इतना ही। ठीक है। अब और आगे करूंगा तो और रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, लास्ट में और हो जाएगा। अगर आपने इनपुट सप्लाई यहां ने जोड़कर यहां जोड़ दी तो ये क्या करेगा? काम तो करेगा लेकिन ये उल्टा काम करेगा। ठीक है। अब यहां आपने सप्लाई जोड़ दी तो डायरेक्ट आ जाएगी रोड में, रोड से बाहर। अब मैं थोड़ा सा इस साइड में सरकाऊंगा इसको, राइट साइड में, तो ये रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। ये इस करंट इसमें आया, इसके साथ रेजिस्टेंस से होता हुआ इस करंट को प्रवाहित होने के लिए रास्ता यहां से मिलेगा, तो ये इतना जुड़ गया। ठीक है। यहां लगाओगे तो आगे की तरफ करोगे तो बढ़ेगा, यहां लगाओगे तो इधर करोगे तो बढ़ेगा। ठीक है। बढ़ा के दिखाऊं? ये आपका मल्टीमीटर है। एक तो लगाना आप इस फिक्स पे और एक इसमें, आगे की तरफ कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ गया, आगे पूरा कर दे, अधिकतम हो गया। ठीक है। अब देखो मैं यहां लगाता हूं तो यहां कम हो गया। अब इसको इस साइड में करो, उल्टा बढ़ रहा है। ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का आपको कनेक्शन कैसे करना वो देख लिया। ठीक है। अब मान लो कि आपको एक ओम का नियम सत्यापन करना है, आपको तो केवीएल, केसीएल, ओम्स तीनों करने हैं। उसके लिए आपको वोल्टमीटर, एमीटर की आवश्यकता होगी। तो एमीटर और वोल्टमीटर की भी आपको जांच करनी है। ठीक है। जांच कैसे करनी है? कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को कर लेना, और एमीटर रहेगा उसमें कंटिन्यूटी आएगी, उसमें रेजिस्टेंस का मान बिल्कुल ही कम होता है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अधिक होता है, हाई होता है, तो 1 किलो ओम में या मेगा ओम में दर्शा सकता है। ठीक है। तो पहले तो एमीटर की जांच कर लेते हैं अपन। दोनों पॉइंट पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं आई तो इसका मतलब ये खराब। दूसरा दो, इसमें भी नहीं आ रही कंटिन्यूटी, आगे वाला देख, इसमें रेजिस्टेंस आ गया, कंटिन्यूटी आ गई। ठीक है। इसमें भी नहीं आ रही, और देख के लेके आओ है। कौन सा? हाँ, ये मिली है, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है। मिली का और लेके आओ वहां से, ये यहाँ ये एम्पियर का भी लेके आओ। अब देखो ये वोल्टमीटर है मेरे को, इसमें भी एमआई और एमसी दोनों टाइप आते हैं, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। एक मूविंग कॉइल टाइप का भी लेके आना, मूविंग आयरन टाइप का। डैमेज हो रहे हैं तो रख दे। अब देखो इसमें करना आपको रेजिस्टेंस पे सेट। अब ओम में इसमें कंटिन्यूटी आ गई क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। अगर मिली वाला मीटर रहेगा उसमें क्या होता है कि करंट का मान ज्यादा बढ़ता है, वो क्या होता है, जल जाती है कवाई, तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया। ठीक है। रेजिस्टेंस ऐड क्यों किया? उसकी रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं अपन, है ना। ये एमीटर वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या क्या विधि अपनाते हैं? अगर हैं, हाँ, अब देखो इसमें आपको किलो ओम में कर लेना, किलो ओम में हो गया। अब वोल्टमीटर है, ये किलो ओम में दर्शाएगा रीडिंग।
भाई कंटिन्यूटी तो नहीं दर्शा रहा था। अब इसमें कितना आया, 40 ओम आ गए, 40 ओम। हाँ इसमें नहीं दिखा रहा है, इसमें नहीं आ रहा रजिस्टेंस। इसमें रजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इनका कहीं से वायर खुला हुआ है, इनको रख दो साइड में। जिसमें रजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है तो वो काम नहीं, या तो कंटिन्यूटी आएगी या रजिस्टेंस दर्शाएंगे। इसमें आ गई कंटिन्यूटी, तो ये भी आपका सही है। इसमें रजिस्टेंस दिखा रहा है तो ये सही है, ठीक है। उनमें रजिस्टेंस नहीं दिखा रहा था तो वो खराब, इनको साइड में रख दो। अब देखो एक मल्टीमीटर और ले आओ, वो लिया है क्या, मेटल रेक्टिफायर लिया है एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसके कनेक्शन कर लो। अब कनेक्शन देखना, कनेक्शन और सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इसका सत्यापन कर सकते हो। साइड में रख, अब पहले तो आपको दो वायर लेने हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले तो क्या करना, आपको एक एमीटर लेना है, वो एमीटर लगा देना। इस एमीटर को भी लगाने की एक विधि है कि इसमें पॉजिटिव ही देना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव ही देना है और नेगेटिव निकालना है, ठीक है। सीरीज क्रम में जुड़ेगा लेकिन देना आपको पॉजिटिव में टेस्ट में। अगर इसमें यहाँ लगा दिया तो ये उल्टी बिलिंग करेगा, इसमें उल्टा काम करेगा, ये सुई आगे की तरफ नहीं जाकर पीछे की तरफ आए। टेस्ट भी ले, एमीटर को सीरीज में जोड़कर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देना। पहले वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके बाद में फिक्स। तो ये लगा देते हैं अपन वेरिएबल, ठीक है। लग गया, यहां से इसको आउटपुट निकालना है और आउटपुट निकाल करके इसके साथ एक रेजिस्टेंस और जोड़ना, वो भी सीरीज में जुड़ेगा, फिक्स रेजिस्टेंस। अब फिक्स रेजिस्टेंस इसमें चेक करो, इसका रेजिस्टेंस चेक करो कितना आ रहा है। तैतीस कैसे रहा है? वो तो आगे पीछे तो हिला रहा है फिर से। फिक्स में इनमें दो में जोड़ना है आपको, फिक्स ही है सर, हैं?
नहीं, ये भी वेरिएबल ही है, लेकिन इसको फिक्स बनाना है। आपको फिक्स बनाना है। अगर वेरिएबल है तो एक यहाँ जोड़ दो और एक नीचे। अगर इसको फिक्स बनाना है तो दोनों पॉइंट पे जोड़, फिक्स रहेगा फिर। ये हो गया आपका फिक्स और ये हो गया नेगेटिव। अब डीसी सप्लाई के दो वायर दूं मेरे को, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दो, पॉजिटिव से पॉजिटिव उसमें लगाओ। ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई कम करनी है आपको। अब देखो ये जो फिक्स जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में अपन वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, ये डीसी का करते। ठीक है, परिपथ कंप्लीट हो। अब ऑटो ट्रांसफार्मर को 0 पे सेट करो और एक मल्टीमीटर और दो मेरे को, यहाँ आपको 12 वोल्ट 15 वोल्ट माप के देनी। पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगाओ, ये लगाओ पॉजिटिव पे। बढ़ाओ। चलो और कर दे, और कर दे, 15 कर दे, बड़ा नाइस, कोई दिक्कत नहीं, 17 हो। ठीक है, बैटरी मिलेगी तो बैटरी से सिद्ध करना तो बहुत 12 वोल्ट मिलेगी, 10 वोल्ट भी हो जाएगा, इसमें कोई बात, रेजिस्टेंस कम मान के ले लेना। अब देखो आप यहाँ अपन 16.5 वोल्टेज दे रहे हैं ना, अब इसके देखो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है, अब ये बिलिंग किधर कर रही है, उल्टी करने लगे ही ना। अब देखो इसका एक्सचेंज करो, इस वायर को बंद करे के बाद इस वायर को यहाँ लगाओ। पहले सुई नीचे की तरफ आ रही थी क्योंकि फेज और प्लस माइनस के चेंज हो गए सीधे। वोल्टेज कम कर, लगा और कर कम, और कर कम।
एक रेजिस्टेंस दूसरा मान को और ले, ज्यादा मान का लेके आओ, ये इसका चेक करना, बंद कर दे रहेगा। नहीं और लेके आ, दूसरा है, एक है 80-90 ओम के लगभग है, चेक करके लिया। हाँ इसमें रेजिस्टेंस का मान कम था, करंट ज्यादा जा रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे ना तो फिर करंट कम हो जाए। बहुत है, कम करने को कम इन ले जा, रख दे बटे। नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट बन जाए, हीट करवा लग जाए वो, नहीं प्रतिरोध तो वो भी है, प्रतिरोध तो कॉपर में भी आता है, प्रतिरोध तो कॉपर में भी आता है, लेकिन वो हीट नहीं करना चाहिए। वायर कोई भी होगा ज्यादा वाला वायर, यूरिया का प्रतिरोध तेरे अंदर भी है ना, कान से कान एक बार लगा दे। मल्टीमीटर ये 500 मिली कोई वो दे दे, मन मल्टीमीटर दे अब देखो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 1.4। अब वोल्टेज का मान बढ़ाओ बस, ठीक है। वहां कितना हो गया 2.5, यहाँ कितना हो गया 22 मिली एम्पियर। अब मैं इस रेजिस्टेंस के मान को क्या करूंगा, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, इधर कम हो रहा है तो उधर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इधर भी करंट बढ़ रहा है। अब पहला तो एक रीडिंग ये लो, यहाँ ले लिखो, वोल्टेज का मान 2.5
वोल्टेज कौन सा है? वोल्टेज ड्रॉप। पहले V समानुपाती I वाला फंडा देखना आपको, वोल्टेज कितना दिया है वो चेक करना आपको। एक पॉजिटिव भी लगाओ, थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे उसमें, 12 वोल्ट कर दे बस बस, और बढ़ा थोड़ा सा, नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल से बस बस, ठीक है। 12.8 वोल्टेज दे दिया इसको, ये तो फिक्स दे दिया, ये तो अलग ही लिख लो। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है वो, ये तो सप्लाई वोल्टेज अपन दे रहे हैं, वो सप्लाई सोर्स है, ये तो अलग लिख लो। अब आपको वहां भी बताया था ना, उसमें आपका जो थ्योरेटिकल बुक होती है उसमें लिखा होता है कि वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती होती है। एक होता है वोल्ट एवी विभवांतर, तो ये विभवांतर नहीं, ये ड्रॉप दर्शा रहा है केवल, ठीक है। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप लेना है, वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती होगी, न कि स्रोत विद्युत वाहक बल के या विभवांतर के, ठीक है। अपन 12 वोल्टेज दिया, उसके बीच में वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है, उसके बीच में फिक्स भी जुड़ा, केवल फिक्स का देखना है, इसको छोड़ दो यहाँ, ठीक है। इसमें देखो वोल्टेज का मान आ रहा है 5 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट आ रहा है, और इसमें कितना आ गया? 45 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, जिसमें सारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन में लगाओ, ठीक है। अब देखो इस रेजिस्टेंस के मान को मैं कम करूंगा तो ओम्स लॉ के अनुसार करंट का मान कम होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम होगा। ये मैं बीच में कर लेता हूं सेंटर में। अब देखो सप्लाई वोल्टेज तो वही रहेगा, वो तो छोड़ दो। वोल्टेज ड्रॉप देखो 7.10 और करंट आ गया 63.8 मिली एम्पियर, बढ़ गया क्या? तीसरी कंडीशन देखनी आपको, रेजिस्टेंस बढ़ने का कितना मिली एम्पियर आएगा? देखो तीसरी रीडिंग कितनी है? वोल्टेज का मान आ गया आपका 10.8 और करंट का मान आ गया 97.2 मिली एम्पियर, 97.1 ही कर लो आप, है ना। 10.8 और कम, देखो अब आपको रेजिस्टेंस का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस केवल यही जुड़ा हुआ है, हम रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाऊंगा तो करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट का घटेगा, तो इस वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा। अब दोनों मीटर पे ध्यान दे लेना, ठीक है, दोनों बराबर में यहां रख लो। अब मैं रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाऊंगा, सात 70, वहां 7 हो गई, 64 हो गई, देखो 60, वो 6 हो गई, 7 हो जाए, कम कम हो रहा है इन दोनों 7, ठीक है। कब कम हुआ? जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया गया। अब मैं रेजिस्टेंस के मान को घटाऊंगा तो इसमें दोनों में 7 7 बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना।
ये तो हो जाता है V समानुपाती I। अब ये रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया। अब रेजिस्टेंस मान का मान बढ़ रहा है कम हो रहा है? अब कम हो रहा है। कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, और इसको अपन बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो ये कम हो रहा है, और रेजिस्टेंस घटाएंगे तो ये बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उल्टा हो गया, और करंट के समानुपाती ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि आपको इस रेजिस्टेंस का मालूम नहीं है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस परिपथ में यहाँ कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, या बीच में कर लेता हूं मैं से। ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस का मान निकालना है, तो परिपथ में करंट कितनी बह रही है? 63 मिली एम्पियर। अब वोल्टेज कितना दे रहे हो इधर? 12.8। 12.8 में 63 मिली एम्पियर का भाग लगाओ, यहां का रेजिस्टेंस आ जाएगा। हजार से गुणा कर लेना, या मिली एम्पियर में 1000 का भाग के देखिए, वैसे कर लो। कितना? 203 ओम आ गया ना। अब आपको मैं 3 रीडिंग लिखवाया हूं। फर्स्ट में कितनी रीडिंग थी? 5 वोल्ट का और 45 मिली एम्पियर का। तो इसमें कितना करंट आया? रेजिस्टेंस आया 111। फिर इसमें मान बढ़ा तो ये कम हो रहा है। ये फिक्स मत रखो इसको, इसमें इससे डिवाइड नहीं करना है। 12.8 लेना है वोल्टेज। ये वोल्टेज ड्रॉप है, आपको 12.8 वोल्ट लेना है। उसमें ये करंट का भाग लगाओ, फिर लगाओ। हाँ, सप्लाई वोल्ट, तब ये मान आएगा। वो सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज में डिवाइड करके देखो, तीनों रीडिंग में तीनों रीडिंग में देखो। पहला रेजिस्टेंस कितना आया? 284। फिर सेकंड कम हो गया, फिर 131। जैसे करंट का मान बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान कम हो गया, और रेजिस्टेंस का मान कम है तो करंट का मान बढ़ गया। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती देख लिए ना दोनों। तो ऐसे तो करना आपको ओम्स लॉ का सत्यापन। अब अगला प्रैक्टिकल होगा आपका केवीएल, उसके बाद में केसीएल। ठीक है, वहां से ट्रिप कर दे सप्लाई को।